फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीआईसी प्रवक्ता मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में मैं आपकी मेरी जो सीरीज चली है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के जो मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये मेरा आज लेक्चर नंबर 7 है। आज हम स्टार्ट करते हैं इसके समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज आपका, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है ये क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 1/b + c, 1/c + a, 1/a + b। ये किस में आपका एपी में। क्लियर है आपका, ये एपी में है। तो एपी की कंडीशन क्या होती है, जो आपका डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या कह सकते हैं हम इक्वल होता है। तो इक्वल का मतलब डिफरेंस कह सकते हैं हम, जो ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, तो इसको क्या हो जाएगा, ये a3 हो। क्लियर है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। यदि हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस करते हैं, इसी तरीके से थर्ड में से सेकंड का डिफरेंस करते हैं, वो क्या आएगा आपका, इक्वल आएगा। ये एपी के क्या होते हैं, कंडीशन होती है कि कह सकते हैं, या एपी का रूल होता है कि जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। सीरीज का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसी तरीके से हम सेकंड जो है, सेकंड जो टर्म है, सेकंड टर्म है आपका 1/c + a, फर्स्ट टर्म 1/b + c। यदि इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, इसी तरीके से हम थर्ड टर्म 1/a + b, सेकंड टर्म में से c + a का डिफरेंस करते हैं, तो वो क्या आएगा, दोनों इक्वल आएंगे। क्लियर है। यदि हम इसमें से इसे डिफरेंस करते हैं, इसमें से इसका डिफरेंस करते हैं, तो क्या आएगा, इक्वल है। बस अब आपको इसको क्या करना, सॉल्व करना। यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं इधर LHS, तो ये आएगा c + a, b + c, मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, b + c माइनस, तो देखिए माइनस दोनों में जाएगा, तो माइनस का c माइनस का a इक्वल टू, इधर भी एलसीएम आएगा आपका a + b और c + a, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो c + a माइनस, इधर मल्टीप्लाई होगी माइनस से, तो माइनस का a माइनस का b। देखिए कैंसिल आउट क्या होता है, माइनस का c प्लस के c से कैंसिल हो जाता है, इधर प्लस का a माइनस के a से कैंसिल होगा। और नीचे देखिए क्या कैंसिल होगा, c + a और c + a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपका ऊपर क्या बचता है, b - a बचेगा, और नीचे बचेगा b + c इक्वल टू, इधर आपका बचता है c - a और a + b। क्लियर। अब यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इधर, तो ये होता है b + b - a। ठीक है, यदि हम इसे a + b या हम b + a प्लस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं वैल्यू को। ठीक है, इसी तरीके से हम c - b और b + c। तो यदि हम अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसमें, तो ये आइडेंटिटी बनती है आपकी, तो a² - b² की, मतलब b² - a² की बनेगी यहाँ पे, और यहाँ किसकी आइडेंटिटी बनेगी, c² - b² की। क्लियर। अब ये इस पैटर्न को यदि हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि सेकंड वाला, तो ये सेकंड a2 हो जाएगा, ये a1 हो जाएगा। क्लियर है। और ये a3 हो जाएगा, और ये a2 है। तो देखिए यही वही पैटर्न, फर्स्ट वाला पैटर्न फॉलो हो गया ना। तो a2 में से a1 और a3 में से a2, ये इक्वल आ रहा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो a1 है, a2 है और a3, ये किस में है, AP में है। और a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, a², b² और c²। ये पैटर्न आपका क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। क्लियर है। तो ये आपका किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर a², b² c² AP में है, तो फर्स्ट सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a, b, c ये ग्रेटर देन है 0 के, मतलब इन तीनों की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 के होगी। एंड a, b एंड c, इन तीनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो एट लीस्ट वैल्यू, दैट लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू, कम से कम जो वैल्यू होगी इसकी क्या बतानी। देखिए a, b, c 0 से बड़े हैं, और 0 से बड़े कम से कम नंबर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, छोटे से छोटा नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो a भी 1 हो जाएगा, यदि हम b को भी 1 और c को भी 1 लेट कर लेते हैं, तो यही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो आ रही है। ठीक है ना, 1 × 1 × 1। ठीक है, सबसे आसान वैल्यू ये हो सकती है। अब इसकी वैल्यू यदि हम a, b, c की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं, देखिए आपको क्या मिलता है।
1/1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। इस इक्वेशन में ये वैल्यू मैंने यदि रख देता हूँ तो ये मेरे को मिलता है, तो इसको सॉल्व करते हैं बस हम। 1 और 1 2 हो जाएगा, इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 और 1 2। इसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 2। एलसीएम क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3/2 और 3/2 का मतलब हो गया 1.5। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको एबीसी की वैल्यू जो लेट करनी थी 1 1 1 लेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से हमको लेट करने के इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन क्या है 1 यहाँ है, ठीक है। अब अपने हिसाब से भी एबीसी की कोई भी वैल्यू आप लेट कर सकते हैं, लेकिन ये बस ध्यान रखना है तीनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x, y, z किस में है? एपी में। किसमें? एपी में। तो x प्लस वाई माइनस जेड और y प्लस जेड माइनस एक्स की वैल्यू बताने क्या है। अब वही कंडीशन है। अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा ट्रिक से यदि हम इसे देखते हैं तो x y z की वैल्यू एपी में ऐसे 3 नंबर मान लीजिए जो एपी में होंगे x y j की जगह। तो x की वैल्यू तो मैं 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 लेट कर लेता हूँ, ये भी एपी में होंगे। इसके अंदर मैं पैटर्न के अंदर रखता हूँ तो 1 प्लस 2 माइनस 3, 2 प्लस 3 माइनस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 1 और 2 3, 3 माइनस 3 क्या होगा 0, और 0 इंटू कुछ भी होगा आपका तो क्या आएगा 0 आएगा। तो मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0 आएगी। अब ऑप्शन में 0 तो है नहीं, अब ये देखते हैं कौन सा सा ऑप्शन है जो इसमें क्या होगा सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्लियर है? यदि मैं ए ऑप्शन को चेक करके देखता हूँ तो 8y मतलब y की वैल्यू 2 इंटू जेड की वैल्यू 3 माइनस 3, y की वैल्यू क्या होगी 2 का स्क्वायर माइनस 4, z की वैल्यू क्या होगी आपकी 3 का स्क्वायर। तो 8 2 16 और 3 48 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस इंटू 3 4 3 12 माइनस 3 3 9 माइनस इंटू 4 हो गया 36 और ये हो गया 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा आंसर। यदि आप ए बी सी डी में आप चेक करके रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0 आएंगे तीनों ही। ठीक है, नॉट इक्वल टू क्या आएगा 0 आएंगे। आप चेक करके भी देख सकते हैं। देखिए जो बी ऑप्शन है वो तो कभी 0 दे ही नहीं सकता, ये तो कन्फर्म है बात, क्योंकि प्लस में तो कभी 0 देगा ही नहीं। बचे आपके ए बी सी डी। ठीक है, यदि इस तरीके से आप चेक करते हो तो आपका जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि आपको कोई भी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको दोबारा समझा सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपकी कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो मैं आपको उस वीडियो में सॉर्ट आउट कर दूँगा। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें, आपका प्यार मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई का स्क्वायर एंड x माइनस वाई का स्क्वायर। कह रहा है अर्थमेटिक मीन, इनके बीच का क्या बताना है आपको। अर्थमेटिक मीन मतलब योगात्मक मध्य बताना है इनके बीच का। देखिए एपी बताना, अर्थमेटिक एम बताना इन दोनों के बीच का। अब आपको मैंने एक बात बताता हूँ, ए और बी यदि दो नंबरों के बीच का या दो संख्याओं के बीच का यदि हम एम मतलब अर्थमेटिक मीन बताते हैं, योगात्मक माध्य बताते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल है इन दोनों नंबर को ऐड कीजिए और 2 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है? आपका क्या निकल आएगा अर्थमेटिक मीन योगात्मक माध्य निकल जाएगा आपका, माध्य जो होता है। ठीक है, दो नंबरों के बीच का माध्य आपको निकले, बस आपको इसमें कुछ नहीं करना, सेम यही पैटर्न है। तो इस पूरे को आपको क्या मान लीजिए ए, इस पूरे को क्या मान लीजिए बी, और इन दोनों का सम कर जब क्या कर दिए बाय 2। क्लियर है? चलिए इसे करके देखते हैं हम। तो ए की वैल्यू है x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी खोलते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर की, तो a का x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy।
इसी तरीके से सेकंड की आइडेंटिटी खोलते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 2। देखिए 2xy प्लस का 2xy माइनस का कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y² अपॉन 2। 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा आपके पास x² ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? बस आपको कुछ नहीं करना है कि अर्थमेटिक मीन में क्या करना है, 2 नंबरों के लिए आपको ये निकालना है। यदि ज़्यादा नंबर है तो मैंने आपको एक वीडियो में, जो स्टार्टिंग की वीडियो अर्थमेटिक में, शायद मेरी तीसरी या चौथी वीडियो होगी, उसके अंदर मैंने इसके बारे में बताया हुआ कि ये कैसे निकलते हो। ठीक है, वो वीडियो मेरी शायद सारी देख लीजिए। वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बता सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जीआईसी के कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है ना। आपको यदि कोई क्वेरी है, कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है? आपको कोई पैटर्न वाइज चाहिए, जो थ्योरी है मैंने थ्योरी लेक्चर में, एक लेक्चर में लेके आया था मैं, ठीक है। और मैं जो चैप्टर वाइज जो थ्योरी है मैं उस सारी थ्योरी को एक बार क्लियर आपको करता चलूँगा, ठीक है। मैं चैप्टर वाइज थ्योरी और फिर क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ जो मेरे इस लेक्चर में चल रहे हैं, सीरीज़ में चल रहे हैं। जीआईसी प्रवक्ता के जो क्वेश्चंस है या थ्योरी है यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये भी अर्थमेटिक मीन का ही क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं आपके में जो क्वेश्चन, जो मैं जितने भी आपको क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ एक सीरीज से लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। यदि मैं अर्थमेटिक मीन करा रहा हूँ, योगात्मक माध्य करा रहा हूँ, तो सब क्वेश्चन एक साथ किसके मिलेंगे, योगात्मक माध्य के मिलेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है यदि m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। ये कह रहा है a एंड b के बीच का जो अर्थमेटिक मीन है वो आपको ये दिया हुआ है। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में जो कहा था a एंड b, इसके बीच का am, इस बार हमें क्या हुआ, दिया हुआ है a और b के बीच का अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्या होगा। अब जरा हम इसको जरा देखते हैं, a एंड b का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। इन दोनों का सम करते हैं हम और बाय 2 कर देते हैं, इक्वल टू a की पावर m+1 प्लस b की पावर m+1 अपॉन a की पावर m प्लस b की पावर m। अब यदि मैं इसको सॉल्व करने गया कि m की वैल्यू क्या होगी तो मेरा बहुत लंबा पैटर्न होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो आप 9-10 में कर दे, लेकिन उस पैटर्न से मैं इसको नहीं करूँगा। ठीक है, छोटी सी इसमें ट्रिक लगाऊंगा आपके लिए, बहुत छोटे से ट्रिक है, इस ट्रिक से एकदम से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखिए LHS में देखिए हम क्या करते हैं। LHS को हम राइट हैंड साइड के इक्वल लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसकी इक्वल आएगी। तो इसी तरीके से इसी पैटर्न को इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 2 को भी। तो 1 + 1 में यदि हम इसको ब्रेक करते हैं तो इसके इक्वल ही रहेगा, a की पावर m+1 प्लस b की पावर m+1 अपॉन a की पावर m प्लस b की पावर m। अब यदि इस a की पावर 1 कह सकते हैं और b की पावर 1, और नीचे भी क्या है, a और b में होना चाहिए ऑप्शन 1। अब 1 यदि हम किसी भी वैल्यू को 1 कब कह सकते हैं, जब किसी की पावर 0 हो। किसी की भी पावर, यदि किसी भी ऐसा वेरिएबल या ऐसी वैल्यू जिसकी पावर हम 0 कर देते हैं वेरिएबल की, तो यदि उसकी पावर 0 कर देते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो इसी तरीके से इस 1 को हम जरा उल्टा करके लिखते हैं, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, a की पावर 0 इसको, और इस 1 को क्या लिख सकते हैं, b की पावर 0। देखिए इसी पैटर्न पे सेम आ गया, नहीं आ गया वैल्यू, सेम इसी पैटर्न में जो LHS था RHS था, मैंने सेम कंडीशन यहाँ पे दोनों साइड बना दिया, ठीक है। अब जो यहाँ पैटर्न था a + b में वही सेम RHS में था। तो यदि हम कंपेयर करते हैं वैल्यू को तो देखिए इक्वल आएगी। तो कोई सी भी एक वैल्यू उठा लीजिए, सब m में है। यदि हम नीचे से उठाते हैं a की पावर m इक्वल टू a की पावर 0, तो m की पावर क्या निकल के आएगी आपकी 0। ऊपर से लेते हैं तो भी सेम वही निकल के आएगी, a की पावर m+1 इक्वल टू a की पावर 1, तो m+1 इक्वल टू 1, और m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से निकल के 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ रही है, 0। ये सबसे आसान पैटर्न है जो आप कर सकते हैं। यदि मैं इसको सॉल्व करने गया कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, फिर a का तरफ करूँगा, b एक तरफ करूँ, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। बस इसको क्या करना है, आपको छोटा सा एक काम करना है, यहाँ पे बस 2 को क्या करना है, ब्रेक कर लेना है a + b में, या 1 + 1 में, और फिर उसको a + b में ब्रेक कर लें, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को करेंगे, जितने हम जल्दी क्वेश्चन करेंगे उतने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, मतलब शुरुआत से और अंत से उसका सम क्या होता है, इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है आपको ये बताना है, मतलब समान, हिंदी में पढ़ते हैं, समांतर श्रेणी में शुरुआत और अंत से समान दूरी पर, शुरुआत से और अंत से यदि हम दूरी क्या लें उसकी समान लें। यदि हम शुरुआत से पहला पद ले रहे हैं तो लास्ट से भी क्या लेंगे, पहला ही पद लेंगे। समझ में आ रही है बात। मतलब यदि हम शुरुआत से फर्स्ट टर्म ले रहे हैं तो लास्ट से भी हम क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे। यदि हम शुरुआत से फोर्थ टर्म ले रहे हैं तो लास्ट से भी हमें क्या लेनी पड़ेगी, फोर्थ टर्म लेनी पड़ेगी। ये कहना चाह रहा है इसमें। और यदि अब हम इन दोनों का सम करते हैं, क्लियर है, इन दोनों का हम सम करते हैं, फर्स्ट का और लास्ट का, या मतलब फोर्थ, शुरू की फोर्थ से और लास्ट की फोर्थ का यदि इन दोनों का सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, ये आपसे बस पूछ रहा, वो किसके इक्वल आएगा। मैं इसको आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहता हूँ। देखिए 1 2 3, ये कोई एक सीरीज में एपी में मान रहा हूँ, 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये कोई मैंने सीरीज एपी में मान ली। इसने कहा कि शुरुआत से और अंत से दोनों ही समान दूरी होनी चाहिए। मैंने शुरुआत का पहला टर्म उठाया और लास्ट का भी पहला टर्म उठाया और दोनों का सम करा, कितना 11 आया। इसी तरीके से मैं स्टार्टिंग से 1 2 3 4, मान लो मैंने स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म उठाया, स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म उठाया तो एंड से भी मुझे कौन सा टर्म उठाना पड़ेगा, फोर्थ। 1 2 3 और 4, क्लियर। यदि मैं इन दोनों का सम करता हूँ 7 और 4 का तो कितना आएगा, 11। तो किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। बस आपको ये बताना, सबकी वैल्यू क्या इक्वल ही आएगी, तो वो किसके इक्वल आएगा, मतलब पहला और लास्ट का टर्म का सम कर लो या किसी भी बीच में से कोई दो टर्म उठा लो, शुरुआत से और लास्ट से, वो क्या आएंगी, दोनों ही इक्वल आएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कुछ क्वेश्चन में कोई और क्वेरी है, कोई और दिक्कत है तो आपको मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताइए, ठीक है। नहीं तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो है इसमें जो अर्थमेटिक की, मैंने उसमें ये थोड़ी सी बताई हुई है इसके बारे में। ये बस थोड़ी बेट क्वेश्चन है, आपको बस एक इसमें लाइन याद रखनी है, फर्स्ट से और लास्ट का जो डिस्टेंस होगा वो पहले और लास्ट के टर्म के सम के इक्वल होगा, बस आपको एक लाइन ये डिवाइड रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसी बेस पे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लीजिए इसमें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है ए बी सी डी ई और एफ, ये किस में अर्थमेटिक मीन है, किसका, 2 का और 12 का। ए बी सी डी ई एफ आर अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 12, मतलब 2 और 12 के बीच में अर्थमेटिक मीन रखे हुए, इतने सारे नंबर रखे हुए, 2 और 12 के बीच में कुछ नंबर रखे हुए, तो इनका सम बताना क्या होगा। बस मतलब यदि मैं इनकी सबकी वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे बस आपका क्या मिल जाएगा, आंसर। ए बी सी डी ई एफ की मैंने वैल्यू निकाल लेता हूँ, मुझे आंसर मिल जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। मैं जो लास्ट क्वेश्चन था उस पैटर्न पे यदि मैं इसको फॉलो करता हूँ, लास्ट पैटर्न क्या था, यदि मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम करता हूँ, मतलब 2 + 12 कितना आएगा, 14। अब यदि मैं फर्स्ट सेकंड टर्म उठाता हूँ, लास्ट से भी सेकंड टर्म उठाता हूँ, मतलब a + f, इसका भी सम कितना आना चाहिए था, 14 आना चाहिए था। इसी तरीके से मैं यदि शुरुआत से थर्ड टर्म और लास्ट से भी थर्ड टर्म उठाता हूँ, मतलब b + e, इसका भी सम कितना आएगा, 14 आएगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने अभी क्वेश्चन कराया था ना, ये उसी एग्जाम्पल में बेस यदि मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ तो देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब इसी तरीके से मैं शुरुआत से थर्ड टर्म और लास्ट से भी, मतलब सॉरी, शुरुआत से फोर्थ टर्म और लास्ट से फोर्थ टर्म लेता हूँ तो c + d, इसका सम भी कितना आएगा, 14 ही आएगा, क्लियर है। अब इनका क्या करा है, सम करना है बस, a + b + c + d, a + b + c e f d। यदि मैं इनका सम करता हूं तो देखिए क्या आएगा, a + b + c + d + e + f, इनका सम कितना हो जाएगा, 14 14 14, कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। ये नहीं था, ठीक है। इससे तो मैं पता लगा कि इनका सम कितना आएगा सबका, ठीक है। अब a + f क्या होगा मुझे नहीं पता,
डी बी और ई क्या होगा, कुछ भी। बस इस पैटर्न पे यदि हम करते हैं तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाता है। बस क्वेश्चन कंप्लीट, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस लास्ट का पैटर्न ध्यान रखना आपको, लास्ट की जो थ्योरी थी जो क्वेश्चन में थे वो ही आपको ध्यान रखनी है इसमें, कि शुरुआत से और लास्ट का सम क्या होना चाहिए, बस इक्वल होना चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। ये अर्थमेटिक मीन से भी क्वेश्चन हो जाता, लेकिन इसमें क्या करना पड़ता, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता, लेकिन इसमें क्या हुआ, बस क्वेश्चन बेस हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं फॉर्मूला लगाता अर्थमेटिक मीन का तो बहुत लंबा क्वेश्चन ये जाता, इसलिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए कोमा बी कोमा सी इज एम, मतलब इसका जो मीन है वो क्या है, एम है, कैपिटल एम है, और ए बी प्लस बी सी इक्वल टू माइनस का सी ए, ये हमें गिवन दिया हुआ है, और हमें फाइंड क्या करना है, देन मीन निकालना है ए स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर कोमा सी स्क्वायर का मीन बताना क्या होगा। अब देखिए, यदि मैं इसको थोड़ा सा देखता हूं तो मीन के कंडीशन कैसे निकालते हो, द सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ये फॉर्मूला होता है। मतलब जितने भी आपके पास पद है, जितने भी आपके पास टर्म है, उनका सम कीजिए, जितने भी हैं उसके से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये कैसे निकलता है आपका मीन, तो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और टर्म्स कितने आपके पास 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, एम आएगी। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इंटू 3 होता तो 3m हो जाएगा। यहाँ पे दी सेकंड कंडीशन को हम चेक देखते हैं, तो ए बी प्लस बी सी, और ये सी ए इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो सी ए इक्वल टू यहाँ पे क्या बचता आपका 0, इक्वेशन सेकंड। अब हमें निकालना क्या है, ए का स्क्वायर कोमा बी के स्क्वायर कोमा सी के स्क्वायर का मीन निकालना। अब यहाँ पे यदि हम इसको देखते हैं तो इसका मतलब क्या है, फाइंड क्या करवा रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बाय 3, ये हमसे फाइंड करवा रहा है, ठीक है ना। इनका मीन ही तो पूछ रहा है, तो इनका सम करेंगे, और कितने आपके 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, बस इसकी वैल्यू तो पूछ रहे हैं। अब यदि हम इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या 3m है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी सी का क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो इसका मतलब दोनों साइड क्या देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 9m स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे। तो यहाँ पे आपको यदि हम पैटर्न देखते हैं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c के स्क्वायर की वैल्यू 2 कॉमन आ जाता है, और कॉमन आने के बाद आपका वैल्यू क्या बचती है, ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 9m स्क्वायर। और आप इस सेकंड इक्वेशन को देखते थे, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी और सी ए का सम कितना 0, तो ये वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या निकल के आती है, 9m स्क्वायर निकल के आती है। और यदि हम 9m स्क्वायर इसके पास रखते हैं तो 9m स्क्वायर अपॉन 3, और 3 से कैंसिल होता है तो 3m स्क्वायर इसका क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन इज टू काउंट 4500 नोट्स, एक आदमी 4500 नोटों को गिनता है, एंड लेट ए एन डिनोटेड द नंबर ऑफ नोट्स दैट द ही काउंट इन nth मिनट। मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि जो एन है वो डिनोटेड कर रहा है नंबर ऑफ नोट्स को, एन जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ नोट्स को, दैट ही काउंट इन nth मिनट, जो कि nth मिनट में गिने, मतलब nवें मिनट में गिने गए नोटों की संख्या। आगे कहता है कि A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3, इसी तरीके से A10 तक इज इक्वल टू 150। ये क्या वाली बात है, नोट्स है 150 नोट। अब कह रहा है कि A10 A11 A12 इसी तरीके से बताना है, किस में है, AP में है। इज अ कॉमन डिफरेंस, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है -2, एंड देन फाइंड द टोटल टाइम स्पेंड ऑन काउंटिंग 4500 नोट्स।
कह रहा है कि टोटल टाइम बताना है 4500 मिनट में, सॉरी 4500 नोटों को गिनने में लगा समय। मतलब यदि हम 4500 नोटों को गिनते हैं तो उसको कितना समय लगेगा, ये हमसे वो फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को यदि हम ध्यान से एक बार और पढ़ते हैं तो कहना चाह रहा है कि जो 4500 नोटों को गिन रहा है उसको जो समय लग रहा है तो वो बताना है आपको। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि एन है, मतलब एन का मतलब है नंबर ऑफ नोट्स। यदि आप वो 10 नोट गिन रहे हो, समझना यहाँ पे आप, यदि आप 10 नोट्स गिन रहे हो तो आपको 10 मिनट ही लग रही हैं, ये आपको यहां कहना चाह रहा है, ठीक है ना। यदि आप 20 नोट गिन रहे हो तो आपको कितना समय लग रहा है, 20 मिनट ही समय लग रहा है। यहां पे ये कहना चाह रहा था इस लाइन के अंदर कि जो नंबर ऑफ एन है डिनोटेड कर रहा है नंबर ऑफ नोट्स को, ही काउंट इन nth मिनट। जो nth मिनट में गिने गए नोटों की संख्या है वो नंबर ऑफ नोट्स के बराबर होगी। क्लियर है। आगे का देखते हैं तो ये हमें लग रहा है कि कितने आपको नोट्स को गिनने में लगेगा समय। तो यदि हम पहली कंडीशन से चेक करते हैं तो A1 A2 A3 मतलब पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, इसी तरीके से 10 मिनट में कितने, मतलब पहले मिनट में भी 150 नोट्स गिनना है, वो दूसरे मिनट में भी 150 नोट गिनना है, तीसरे मिनट में भी 10 मिनट तक भी जब तक कर रहा है तो 150 नोट से गिनना है। तो मतलब 1 मिनट में 150 नोट गिनना है तो 10 मिनट में उससे कितने नोट गिने उसने, 1500। यहाँ से तो सिंपल एक पता लगे कि 10 मिनट में उसने कितने नोट गिन लिए, 1500 नोट गिन चुका है। अब आपके पास जो रिमेनिंग नोट हैं वो सिर्फ आपको गिनने कितने, अब रिमेनिंग जो रिमेनिंग है आपको गिनने कितने अब इस बार, मतलब 1500 इसमें से माइनस कर दीजिए, बस अब आपको 3000 नोट ही गिनने हैं। अब इसका यदि हम टाइम निकाल लेते हैं, 3000 नोटों को गिनने में लगा समय, बस उसमें 10 मिनट ऐड कर देंगे हम, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी चीज को हम इस पैटर्न को फॉलो करके देखते हैं। A10 A11 A12 ये किसके अंदर है, AP के अंदर है। तो A10 10 मिनट में वो कितना नोट गिनना है, 150। यदि हम A10 की बात करेंगे तो 150। तो A11 कितना बनेगा, और डिफरेंस कितना है इसका, माइनस का 2। तो इसके लिए माइनस का 2 करते हैं तो कितना आएगा, 148। इसी तरीके से माइनस का 2 करते हैं तो 146, इसी तरीके से 144, इसी तरीके से 142, इसी तरीके से आपको चलेगा। अरे इनका यदि मैं सम करता हूँ, इनका मैं क्या करता हूँ, सम करता हूँ, तो आपको कितना मिलना चाहिए, 3000 मिलने चाहिए नोट। 111 मिनट में कितने नोट गिन पा रहा है वो, 148 नोट गिन पा रहा है। 12 मिनट में 146 नोट गिन पा रहा है। इसी तरीके से 13 मिनट में 144 नोट गिन पा रहा है। ये की कंडीशन है। यहाँ से दूसरी कंडीशन ये बनती है। अब 10वें मिनट में वो नोट गिन चुका है तो सीरीज कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम 148 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, क्योंकि 10 मिनट के हम 150 नोट हम ले चुके हैं पहले ही। तो सीरीज आपकी बनती है 148 प्लस 146 प्लस 144 प्लस 142 इक्वल टू कितना आएगा, 3000। ये जो क्वेश्चन है एक AP में चला जाता है। इसका सम ऑफ AP, आपको सम ऑफ AP का फॉर्मूला यहाँ पे पिट करते हैं। तो सम ऑफ AP का फॉर्मूला होता है n/2, 2 इंटू A मतलब फर्स्ट टर्म आ गया पे आपके 148 प्लस n-1 इंटू D, डिफरेंस आपका माइनस का 2 इक्वल टू कितना होगा, 3000। 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है तो यहाँ पे आपका बचता है n, 148 माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 की मल्टीप्लाई इसके अंदर होती है माइनस का n प्लस का 1 इक्वल टू 3000। एंड 149 माइनस n, 148 149 इक्वल टू 3000। ये n से मल्टीप्लाई करते हैं तो 149n माइनस का n स्क्वायर इक्वल टू 3000। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि हम पैटर्न में लिखते तो 149n प्लस के 3000 इक्वल टू 0। इन दोनों को हम कहाँ लेंगे, इधर लेंगे।
अब इसके यदि मैं फैक्टर करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो फैक्टर आते हैं आपके 125 और 24 और प्लस करके कितना आएगा 149 आएगा। तो एक n की वैल्यू आ गई 125 और एक n की वैल्यू आ गई 24। क्लियर है। अब हमें यहाँ से देखना है, अब दोनों में यदि हम 10 मिनट ऐड करते हैं, ठीक है भाई, ये 3000 नोटों में तो समय लगा है, यदि हम 10 मिनट ऐड करते हैं तो इसमें भी 10 मिनट ऐड होगा और इसमें भी 10 मिनट ऐड होगा, तो टोटल टाइम जब भी तो पता लगेगा मैं। तो इसको मिनट लग रहे हैं 135, इसमें लग रहे हैं 34, इसमें कितना लग रहा है 34। अब ऑप्शन में आपका क्या है, दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं 135 भी और 34 भी। अब हमारा आंसर कौन सा सही होगा, हमें ये थोड़ा सा चेक करना है। अब थोड़ा सा लॉजिकली हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या थोड़ा सा लॉजिकली हमें सोचना पड़ेगा। यदि ऑप्शन आपको दोनों ही मिल जाते हैं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकली चेक करते हैं। यदि 135 मिनट की बात करते हैं, मतलब 135 मिनट उसको समय लग रहा है, कितना 4500 नोटों को गिनने में। अब आपको ध्यान दें फर्स्ट कंडीशन से, यदि 10 मिनट में 1500 नोट गिन पा रहा है, 10 मिनट के अंदर वो 1500 नोट उसने गिन लिए। अब 3000 नोट ही तो गिनने हैं। जब उसने 10 मिनट के अंदर 1500 नोट गिन चुका है तो 3000 नोटों को गिनने में क्या वो 125 मिनट का समय लगाएगा। थोड़ा सा हम इस चीज़ को लॉजिकली एक मैथमेटिकल एक तरीके से सोचते हैं। वो 10 मिनट में 1500 नोट गिन चुका है, तो हम मैथमेटिकल तरीके से सोचें तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट और लगने चाहिए। भाई 3000 नोट है तो 1500 नोट को गिनने में 10, तो 20 मिनट और लगे जाएंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। क्लियर है ना। तो लॉजिकली सोचते हैं तो 135 मिनट का तो कोई वैल्यू बैठती नहीं है, नॉट पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए 135 मिनट तो लॉजिकली बैठेगा ही नहीं, क्योंकि यदि हम फर्स्ट कंडीशन से सोच के देखते हैं, यदि उसको 10 मिनट में 1500 नोट गिन चुका है, वो यदि उसने 10 मिनट में 1500 नोट गिन लिए, तो क्या वो 125 मिनट लगाएगा 3000 नोटों को गिनने में। यदि मैथमेटिकल तरीके से सोचेंगे, बस 3000 इसका द्वाइज ही तो है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट और लगेंगे उसको। ज़्यादा से ज़्यादा सोच के देखें हम तो 20 मिनट और समय मान लो, लेकिन पैटर्न से सोचेंगे तो कितना समय लगेगा, तो 24 मिनट और लगा लेते। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, मतलब 34 मिनट इसको लग सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक नया सीरीज आएगी आपके पास जीपी, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर बनाऊंगा, गुणोत्तर श्रेणी के ऊपर बनाऊंगा। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब एपी का लास्ट क्वेश्चन है, सीरीज का तो नहीं कह सकता, इस एपी का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड सीरीज शुरुआत करता हूँ मैं। चलिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। आप ऐसा ही अपना प्यार मेरे पास बनाए रखेंगे तो मैं और अच्छे क्वेश्चंस को, अच्छे वीडियोस को मैं आपके पास लाता रहूँगा। देखिए सम ऑफ फर्स्ट टर्म कहता था, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ सीरीज, इस सीरीज के 10 टर्म का योग, मतलब 10 शुरू के 10 टर्म का सम बताना मैं क्या। अब हमें ये सीरीज नहीं पता है कि किस में है, एपी में है, जीबी में है या एचपी में है। क्लियर है। अब आपको ये पता लगाना है कि ये किस सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे यहाँ हम क्वेश्चन कर रहे हैं एपी के, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन एपी का ही होगा, लेकिन यहाँ हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखो कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम नीचे वाले के नंबर के फैक्टर करते हैं। ये ध्यान रखना आपको, सभी के ऊपर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, कुछ भी ऊपर इक्वल हो, उसी के आधार पे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यदि हम नीचे के फैक्टर करते हैं 21 के, तो 3 इंटू 7, छोटा इंटू बड़ा करेंगे, 3 इंटू 7, 77 के करते हैं तो 7 इंटू 11, 65 के करते हैं तो 11 इंटू 15 इक्वल टू, इसी तरीके से 10 टर्म तक हम इसका पैटर्न देखेंगे। तो कोई यदि हम फर्स्ट और फर्स्ट सीरीज को देखते हैं, 3 7 7 11, मतलब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मतलब इसी तरीके से सेकंड सीरीज को देखते हैं, सेकंड नंबर को, यहाँ भी 4 आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यदि आपका डिफरेंस सेम है तो इस पैटर्न को फॉलो किस सीरीज करती है, एपी को करती है। तो इसका यदि हम फैक्टर करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है।
तो इस पूरी सीरीज की मतलब कह सकते हैं ये कौन सी सीरीज होगी, एपी होगी। बस अब आपको किसके फॉर्मूले लगाने हैं, एपी के फॉर्मूले लगाने हैं। यदि हम फर्स्ट पैटर्न की बात करते हैं 3, 7, 11, तो 10 टर्म क्या बैठेगी यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे तो ए 10 की बात करेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए आपका यहाँ पर 3 प्लस 10, ध्यान से देखेंगे 3 प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पे इंटू डी। डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे 4, तो देखते हैं तो 9 4 जा 34, ठीक है, और 9 4 जा 36, सॉरी 9 4 जा 36 प्लस 3 39, तो यहाँ पे हो गया एक तो 39 इंटू। इसी तरीके सेकंड सीरीज की देखेंगे तो 7 11, तो बस यहाँ 3 की जगह क्या हो जाएगा 7, 3 की जगह क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 36 में 7 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 43 इंटू क्या हो जाएगा 43। अब बस अब आपको क्या करना है, इसका सम कर दीजिए। इसका सम करने के लिए छोटा सा एक तरीका और सोच सकते हैं हम इसमें, इसको 3 और 7 को और थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं तो 1/3 माइनस 1/7 में ब्रेक करेंगे, लेकिन इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आएगा 4 आएगा, तो इसे क्या करेंगे 4 से डिवाइड भी कर देंगे। एक तरीके से हमने इस सीरीज को क्या करा 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया, और फिर इस पैटर्न को यदि हम ऑब्जर्व करते हैं तो 1/-3, फिर इसी तरीके से इसको देखें तो 1/7 माइनस के 1/11, इसी तरीके से अगले वाले को देखेंगे तो 1/11 माइनस के 1/15, इसी तरीके से होगा क्या नहीं होगा, इसी तरीके से 139 प्लस के 143। इस सीरीज में थोड़ा सा हल्का सा आपको क्या करना था, एक ये पैटर्न और लगा देते हैं कि यदि हम इस सीरीज को देखते हैं, इसको अलग से माइनस में ब्रेक करते हैं तो 1/3 माइनस के 1/7 आता है, ब्रेक करते 21 को, लेकिन ऊपर क्या बनेगा आपका 4, तो यदि हम सबके ऊपर क्या बनेगा 4, क्योंकि डिफरेंस इनका क्या है सबका 4, तो इसलिए हमने इस सीरीज में क्या करा 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया। अब ये क्वेश्चन और भी आसान बन चुका है आपके लिए, यहाँ प्लस का 7 माइनस का 7 कैंसिल, प्लस का 11 माइनस का 11 से कैंसिल, इससे क्या हो जाएंगे सारे कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा क्या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या बचेगी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बचेगी। इसके बाद मैं इसको ट्रिक से बताऊंगा कैसे करना है बस आपको, ठीक है, ये पूरा पैटर्न से बता रहा हूँ, फिर ट्रिक से बताऊंगा इसको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है उसके बाद। तो फर्स्ट टर्म आपकी एलसीएम ले लेंगे इसमें 3 × 43 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 43 + 3 और इंटू 1/4। इसको सॉल्व करते हैं अब आपको, तो ये आ जाएगा 143 और 143, ये प्लस का नहीं आएगा, शायद कुछ गड़बड़ हो गई, सेकंड वाला माइनस है ना, तो 143 माइनस का आएगा, 143 किसका आएगा, ये आएगा आपका माइनस का, तो वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस की, तो हो जाएगी 40/4 इंटू 3 इंटू 43, तो 40 से कट गया 10 टाइम्स और ये हो गया 10/9 और 129। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसको जब मैं ट्रिक से देखता हूँ तो आपको यहाँ तक तो आपको इसको सॉल्व करना ही है। देखो 121 प्लस 177 प्लस 165, इस तरीके से सीरीज को देख, मतलब इसका भी 4 और इसका भी 4 इक्वल हो, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, यहाँ भी 5 या यहाँ भी 5, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 1/डिफरेंस 1/ फर्स्ट टर्म माइनस 1/ लास्ट टर्म, मतलब बी मान लेंगे, एल मान लेंगे इसको। इस क्वेश्चन में आपको बस इसको रख देना है, आपका इस फॉर्मूले में रखते क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो फर्स्ट टर्म है और इसी तरीके से सेकंड टर्म है उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी ये पैटर्न फॉलो हो सकता है। क्लियर है, ये आप छोटे से ट्रिक याद रख लेना इसके लिए। 1/ डिफरेंस और 1/ फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म 1/3 और लास्ट टर्म क्या आएगी आपका, मतलब 7 के साथ 7 से जो सीरीज है उसके साथ जो बनेगा 10 टर्म या 20 टर्म जो भी बनेगी, 43 बन रही है यहाँ पे, तो 1/43। बस इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे और ये पूरा क्या था बेसिक था, आपको बेसिक से करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, नहीं तो आपको छोटी सी ट्रिक याद रख लीजिए, बस क्वेश्चन इज कंप्लीट। चलिए ये सीरीज में इस वीडियो को, इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, वॉच माई वीडियो,
अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जीपी के ऊपर लेकर आऊँगा, या एक वीडियो में आपके लिए और बना दूँगा एपी की पे आप कहना चाहते हो मेरे से। चलिए, थैंक्स फॉर माई वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें।